नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। आप देख रहे हैं अपना मन पसंदीदा शो म्हारो राजस्थान। आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। बुलेटिन में सबसे पहले आपको रूबरू करा देते हैं कि 7 बजे की कौन कौन सी 7 बड़ी और अहम खबरें रहने वाली हैं। तो 7 बजे के बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर दिखाएंगे, 1 गिलास पानी मौत की सजा। खबर नंबर 2 होगी, हंगामा है क्यों बरपा। खबर नंबर 3 आपको बताएंगे, सरफराज खोलेगा राज। खबर नंबर 4 होगी, पैसे के लिए गद्दारी। खबर नंबर 5 होगी, खाटू श्याम हादसे से सबक। इसके साथ ही नजर रहेगी खबर पर, सरहद पर हाई अलर्ट पर, और नजर रहेगी रंग तिरंगा है इस खबर पर भी। और बुलेटिन में सबसे पहले जालौर छात्र मौत मामले में इस वक्त की अपडेट आपको बता दें। परिजन मुआवजा समेत 7 मांगों पर अड़े हुए हैं। आक्रोशित भीड़ का पुलिस पर पथराव भी देखने को मिला। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। तो जालौर छात्र मौत मामले को लेकर इस वक्त ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। परिजन मुआवजा समेत 7 मांगों पर अड़े हुए हैं। तो जालौर के एक स्कूल में घटना घटी जिससे हर कोई हैरान है। जहां 20 जुलाई को एक स्कूल में शिक्षक ने 9 साल के एक बच्चे को इतना पीटा कि 24 दिन बाद इलाज के दौरान उसकी अहमदाबाद के अस्पताल में मौत हो गई। उस बच्चे का इतना ही गुनाह था कि उसने स्कूल में रखे मटके से पानी पी लिया था। हालांकि सीएम ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है, लेकिन परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। पानी की मटकी ने ले ली जान, जालोर में जल्लाद टीचर का कहर। 8 साल के मासूम यानी कि 3वीं क्लास में पढ़ने वाले जो इंद्र मेघवाल की जो है, जिस तरीके से परिजनों ने पुलिस को रिपोर्ट दी है कि जो पानी पीने के लिए मटकी के हाथ लगाए, उसके बाद शिक्षक के द्वारा मारपीट की गई और उसके बाद में उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। शिक्षा के मंदिर में ये कैसी बर्बरता। 24 दिन बाद जिंदगी की जंग हार गया छात्र। 9 साल के बच्चे के साथ ऐसी हैवानियत आपने बहुत कम सुनी होगी, लेकिन आजादी के 75 साल बाद देश की ये भी एक सच्चाई है और ऐसी की घृणित सोच का प्रतीक है। जालौर जिले के सायला इलाके के सुराना गांव के एक निजी स्कूल का शिक्षक छैल सिंह, 3री में पढ़ने वाले 9 साल के इंद्र का सिर्फ इतना गुनाह था कि उसने 20 जुलाई को स्कूल में रखे पानी के मटके से 1 गिलास पानी पीने की कोशिश की थी। इस घटना से नाराज हैवान शिक्षक छैल सिंह ने उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। बच्चे की दाहिनी आंख और कान पर अंदरूनी चोटें आईं। गंभीर हालत में बच्चे को प्राथमिक इलाज के लिए उदयपुर रेफर किया गया। वहां भी सही इलाज न मिलने पर पीड़ित बच्चे के परिजन उसे बेहतर इलाज के लिए अहमदाबाद लेकर गए, लेकिन सारी मेहनत तब बेकार हो गई जब शनिवार को इंद्र की अहमदाबाद में मौत हो गई। और इसमें जो सबसे कठोरतम कार्रवाई हो सकती थी, वो सबकी ये मांग भी थी कि 302 जो हत्या की धारा है उसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए, और वही पुलिस ने किया भी है। 302 में मुकदमा दर्ज किया, SC/ST एक्ट भी लगा है, और आरोपी शिक्षक को भी कल ही गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस की हिरासत में। जब आज परिजनों से मिलने कलेक्टर साहब और मैं गए थे तो मुख्य मांग यही थी कि तुरंत ही गिरफ्तार करके कठोर से कठोर कार्रवाई और सजा दिलाई जाए। इसका हमने आश्वासन भी दिया है, उनको अवगत भी कराया कि मुलजिम को सबसे कड़ी धाराओं में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने SC/ST एक्ट में मामला दर्ज किया है। मुख्य ब्लॉक शिक्षक अधिकारी की ओर से जांच कमेटी बनाई गई है। जालोर में बच्चे की बेरहमी से पिटाई के बाद मौत ने आजादी का जश्न मना रहे राजस्थान को गमगीन किया। सीएम ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और बच्चे के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान किया। जालोर के सायला थाने क्षेत्र में एक निजी स्कूल में शिक्षक द्वारा मारपीट के कारण छात्र की मृत्यु दुखद है। आरोपी शिक्षक के विरुद्ध हत्या और SC/ST एक्ट धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध कर गिरफ्तारी की जा चुकी है। और इस वक्त राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कुछ बोल रही हैं। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं और सुनाते हैं कि इस वक्त क्या बोल रही हैं। दिवस की वर्षगांठ मनाते हुए हम लोग सभी स्वाधीनता सेनानियों को सादर नमन करते हैं। उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया ताकि हम सब एक स्वाधीन भारत में सांस ले सके।
भारत की आज़ादी हमारे साथ साथ विश्व में लोकतंत्र के हर समर्थक के लिए उत्सव का विषय है। जब भारत स्वाधीन हुआ तो अनेक अंतर्राष्ट्रीय नेताओं और विचारकों ने हमारी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की सफलता के विषय में आशंका व्यक्त की थी। उनकी इस आशंका के कई कारण भी थे। उन दिनों लोकतंत्र आर्थिक रूप से उन्नत राष्ट्र तक ही सीमित था। विदेशी शासकों ने वर्षों तक भारत का शोषण किया था। इस कारण भारत के लोग गरीबी और अशिक्षा से जूझ रहे थे। लेकिन भारतवासियों ने उन लोगों की आशंकाओं को गलत साबित कर दिया। भारत की मिट्टी में लोकतंत्र की जोड़ें लगातार गहरी और मजबूत होती गई। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में वोट देने का अधिकार प्राप्त करने के लिए महिलाओं को लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। लेकिन हमारे गणतंत्र की शुरुआत से ही भारत ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया। इस प्रकार आधुनिक भारत के निर्माताओं ने प्रत्येक वयस्क नागरिकों को राष्ट्र निर्माण की सामूहिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। भारत को यह श्रेय जाता है कि उसने विश्व समुदाय को लोकतांत्रिक की वास्तविक क्षमता से परिचित कराया। मैं मानती हूँ कि भारत की ये उपलब्धि केवल संयोग नहीं थी। सभ्यता के आरंभ में ही भारत भूमि के संतों और महात्माओं ने सभी प्राणियों की समता व एकता पर आधारित जीवन दृष्टि विकसित कर ली थी। महात्मा गांधी जैसे महानायक के नेतृत्व में हुई स्वाधीनता संग्राम के दौरान हमारे प्राचीन जीवन मूल्यों को आधुनिक युग में फिर से स्थापित किया गया। इसी कारण से हमारे लोकतंत्र में भारतीयता के तत्व दिखाई देते हैं। गांधी जी सत्ता के विकेंद्रीकरण और जनसाधारण को अधिकार संपन्न बनाने के पक्षधर थे। पिछले 75 सप्ताह से हमारे देश में स्वाधीनता संग्राम के महान आदर्शों का स्मरण किया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मार्च 2021 में दांडी यात्रा की स्मृति को फिर से जीवंत रूप देकर शुरू किया गया है। उस युगांतरकारी आंदोलन में हमारे संघर्ष को विश्व पटल पर स्थापित किया था। उसे सम्मान देकर हमारे इस महोत्सव की शुरुआत की गई। ये महोत्सव भारत की जनता को समर्पित है। देशवासियों द्वारा हासिल की गई सफलता के आधार पर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प भी इस उत्सव का हिस्सा है। हर आयु वर्ग के नागरिक पूरे देश में आयोजित इस महोत्सव के कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। ये भव्य महोत्सव अब हर घर तिरंगा अभियान के साथ आगे बढ़ रहा है। आज देश के कोने कोने में हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा है। स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों के प्रति इतने व्यापक स्तर पर लोगों में जागरूकता को देखकर हमारे स्वाधीनता सेनानी अवश्य प्रफुल्लित हुए होते। हमारा गौरवशाली स्वाधीनता संग्राम इस विशाल भारत भूमि में बहादुरी के साथ संचालित होता रहा। अनेक महान स्वाधीनता सेनानियों ने वीरता के उदाहरण प्रस्तुत किए और राष्ट्र जागरण की मशाल अगली पीढ़ी को सौंपे। अनेक वीर योद्धाओं तथा उनके संघर्षों, विशेषकर किसानों और आदिवासी समुदाय के वीरों का योगदान एक लंबे समय तक सामूहिक स्मृति से बाहर रहा। पिछले वर्ष से हर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है। हमारे जनजातीय महानायक केवल स्थानीय या क्षेत्रीय प्रतीक नहीं है, बल्कि ये पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। प्यारे देशवासियों, एक राष्ट्र के लिए विशेष रूप से भारत जैसे प्राचीन देश के लंबे इतिहास में 75 वर्ष का समय बहुत छोटा प्रतीत होता है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर ये कालखंड एक जीवन यात्रा जैसा है। हमारे वरिष्ठ नागरिकों ने अपने जीवन काल में अद्भुत परिवर्तन देखे हैं। ये गवाह है कि कैसे आज़ादी के बाद सभी पीढ़ियों ने कड़ी मेहनत की, विशाल चुनौतियों का सामना किया और स्वयं अपने भाग्य विधाता बने। इस दौर में हमने
जो कुछ सीखा है वो सब उपयोगी साबित होगा, क्योंकि हम राष्ट्र की यात्रा में एक ऐतिहासिक पड़ाव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम सब 2047 में स्वाधीनता के शताब्दी उत्सव तक की 25 वर्षों की अवधि यानी भारत के अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा संकल्प है कि वर्ष 2047 तक हम अपने स्वाधीनता सेनानियों के सपनों को पूरी तरह साकार कर लेंगे। इसी कालखंड में हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान का निर्माण करने वाला विभूतियों के विजन को साकार कर चुके होंगे। एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में हम पहले से ही तत्पर हैं। वो एक ऐसा भारत होगा जो अपनी संभावनाओं को साकार कर चुका होगा। दुनिया ने हाल के वर्षों में एक नए भारत को उभरते हुए देखा है। खासकर कोविड-19 के प्रकोप के बाद इस महामारी का सामना हमने जिस तरह किया है उसकी सर्वत्र सराहना की गई है। हमने देश में ही निर्मित वैक्सीन के साथ मानव इतिहास का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया। पिछले महीने हमने 200 करोड़ वैक्सीन कवरेज का आंकड़ा पार कर दिया है। इस महामारी का सामना करने में हमारी उपलब्धियां विश्व के अनेक विकसित देशों से अधिक रही है। इस प्रशंसनीय उपलब्धि के लिए हम अपने वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिक्स और टीकाकरण से जुड़े कर्मचारियों के आभार हैं। इस आपदा में कोरोना योद्धाओं द्वारा किया गया योगदान विशेष रूप से प्रशंसनीय है। कोरोना महामारी ने पूरे विश्व में मानव जीवन और अर्थव्यवस्थाओं पर कठोर प्रहार किया है। जब दुनिया इस गंभीर संकट के आर्थिक परिणामों से जूझ रही थी, तब भारत ने स्वयं को संभाला और अब पुनः तीव्र गति से आगे बढ़ने लगा है। इस समय भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही प्रमुख अर्थव्यवस्था में से एक है। भारत को स्टार्टअप इकोसिस्टम का विश्व में ऊंचा स्थान है। हमारे देश में स्टार्टअप्स की सफलता, विशेषकर यूनिकॉर्न्स की बढ़ती हुई संख्या हमारी औद्योगिक प्रगति का शानदार उदाहरण है। विश्व में चल रही आर्थिक कठिनाई के विपरीत भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने के श्रेय सरकार तथा नीति निर्माताओं को जाता है। पिछले कुछ वर्ष के दौरान फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के द्वारा कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जा रहा है। परिवहन के जल, थल, वायु आदि पर आधारित सभी माध्यमों को भलीभांति एक दूसरे के साथ जोड़कर पूरे देश में आवागमन को सुगम बनाया जा रहा है। प्रगति के प्रति हमारे देश में दिखाई दे रही उत्साह का श्रेय कड़ी मेहनत करने वाले हमारे किसान व मजदूर भाई बहनों को भी जाता है। साथ ही व्यवसाय की सूझबूझ से समृद्धि का सृजन करने वाले हमारे उद्यमियों को भी जाता है। सबसे अधिक खुशी की बात है कि देश का आर्थिक विकास और अधिक समावेशी होता जा रहा है तथा क्षेत्रीय विषमताएं भी कम हो रही है। लेकिन ये तो केवल शुरुआत ही है। दूरगामी परिणाम वाले सुधारों और नीतियों द्वारा इन परिवर्तनों की आधारभूमि पहले से ही तैयार की जा रही थी। उदाहरण के लिए डिजिटल इंडिया अभियान द्वारा ज्ञान पर आधारित अर्थव्यवस्था की आधारशिला स्थापित की जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य भावी पीढ़ी को औद्योगिक क्रांति के अगले चरणों के लिए तैयार करना तथा उन्हें हमारी विरासत के साथ फिर से जोड़ना भी है। आर्थिक प्रगति से देशवासियों का जीवन और भी सुगम होता जा रहा है। आर्थिक सुधारों के साथ साथ जन कल्याण के नए कदम भी उठाया जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की सहायता से गरीब के पास स्वयं का घर होना अब एक सपना नहीं रह गया, बल्कि सच्चाई का रूप ले चुका है। इसी तरह जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना पर कार्य चल रहा है। इन उपायों का और उसी तरह के अन्य प्रयासों का उद्देश्य सभी को, विशेषकर गरीबों को बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। भारत में आज संवेदनशीलता व कोरोना के जीवन मूल्यों को प्रमुखता दी जा रही है।
इन जीवन मूल्यों का मुख्य उद्देश्य हमारे वंचित, जरूरतमंदों तथा समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों के कल्याण हेतु कार्य करना है। हमारे राष्ट्रीय मूल्यों को नागरिकों के मूल कर्तव्यों के रूप में भारत के संविधान में समाहित किया गया है। देश के प्रत्येक नागरिक से मेरा अनुरोध है कि वे अपने मूल कर्तव्यों के बारे में जानें, उनका पालन करें, जिससे हमारा राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छू सके। प्यारे देशवासियों, आज देश में स्वास्थ्य, शिक्षा और अर्थव्यवस्था तथा उनके साथ जुड़े अन्य क्षेत्रों में जो अच्छे बदलाव दिखाई दे रहे हैं, उनके मूल में सुशासन पर विशेष बल दिए जाने की प्रमुख भूमिका है। जब राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से कार्य किया जाता है तो उसका प्रभाव प्रत्येक निर्णय एवं कार्य क्षेत्र में दिखाई देता है। ये बदलाव विश्व समुदाय में भारत की प्रतिष्ठा में भी दिखाई दे रहा है। भारत के नया आत्मविश्वास का स्रोत देश के युवा, किसान और सबसे बढ़कर देश की महिलाएं हैं। अब देश में स्त्री पुरुष के आधार पर असमानता कम हो रही है। महिलाएं अनेक रूढ़ियों और बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ रही हैं। सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं में उनकी बढ़ती भागीदारी निर्णायक साबित होगी। आज हमारी पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या। तो ये हम सुन रहे थे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को, जिन्होंने आजादी की 75वीं सालगिरह पर राष्ट्र को संबोधित किया और देशवासियों को शुभकामनाएं दी। फिलहाल यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे फौरन। वंदे मातरम के साथ, जय हिंद के साथ, जन गण मन। ये आपको लगता है ये बॉलीवुड के लिए चिंता की बात है? बॉलीवुड के लिए दुकान बंद सी हो रही है। आप अगर देवी देवताओं को अपमान के रूप में, मखौल पे मजाक के रूप में प्रस्तुत करोगे, जनता अब स्वीकार करने को तैयार नहीं है। राष्ट्रवाद की बात इस देश में करना क्यों जरूरी है? देशभक्ति और राष्ट्रवाद तो 24/7 आपके रगों में बहती रक्त की धारा है। सुखदाम वरदाम मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। कहानियां पंख मिलने से आसमान लेने तक, कहानियां स्वप्न देखने से स्वप्न साकार करने तक, कहानियां आंखें खुलने से आत्मनिर्भर बनने तक, कहानियां गुमनामी से विश्व पटल का सक्षम हस्ताक्षर होने तक, कहानियां आजादी के वर्ष से आजादी के अमृत वर्ष तक। आजाद भारत 75 साल 75 कहानियां। देखिए न्यूज़ 18 राजस्थान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक कर लेते हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर का। टोंक में चाकर नदी में बुजुर्ग का शव मिला है। 18 घंटे बाद 20 किलोमीटर दूर बूंदी जिले में बुजुर्ग का शव मिला। बूंदी के पापड़ा गांव के पास नदी किनारे ये शव बरामद किया गया। शव एसडीआरएफ और गोताखोरों ने बाहर निकाला। बुजुर्ग का नदी पार करते समय बहने का वीडियो भी सामने आया था। भैंस की पूंछ पकड़कर बुजुर्ग नदी पार कर रहा था। इसी दौरान ये हादसा हो गया। तो ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं। ये वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जहां पर तेज बहाव में एक बुजुर्ग बहते हुए कैद हुआ है।
और अब बात हंगामे की। इस हंगामे की आप टीवी स्क्रीन पर दो तस्वीरें देख पाएंगे। सबसे पहले आप ये अलग अलग तस्वीरें देखिए, तो ये दोनों तस्वीरें भरतपुर की हैं। पहली तस्वीर शहर के बी नारायण गेट इलाके की, जहां अवैध निर्माण हटाने पर जमकर हंगामा हुआ। वहीं दूसरी तस्वीर एक निजी अस्पताल की है, जहां भर्ती युवक की मौत के बाद हंगामा खड़ा हो गया। और सबसे पहले बात भरतपुर की। भरतपुर शहर के बी नारायण गेट इलाके में अवैध निर्माण हटाने पर जमकर हंगामा हुआ। मौके पर अवैध निर्माण करने वाले अतिक्रमण हटाने का विरोध किया गया। घटना की सूचना मिलते ही उपखंड अधिकारी देवेंद्र परमार और सीओ सिटी सतीश वर्मा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और सरकारी संपत्ति पर कराए जा रहे निर्माण कार्य को जेसीबी की सहायता से हटवाया गया। इसी दौरान कई लोग दुकानों के सामने खड़े हो गए और निर्माण को तोड़ने का विरोध करने लगे, लेकिन महिला पुलिस दल ने वहां से जबरदस्ती महिलाओं को हटाया। इस दौरान एक युवक अपने सिर को फोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन पुलिस ने उसे रोका ऐसा करने से। हालांकि मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोगों को नियंत्रित करने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। शिकायत प्राप्त हुई थी कि नजूल की संपत्ति है, संपत्ति पे ये दुकान निर्माण कर रहे थे। शिकायत की जांच के लिए पटवारी को मौके भेजा था मैंने, तो इन्होंने तुरंत पटवारी के सिर पे कड़े से मार कर दिया और काफ़ी खून वगैरह आ गया। तुरंत मैं डिप्टी साहब SHO वगैरह सभी यहाँ आए, जो दिखवाया था कोई निर्माण की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये नजूल की संपत्ति है। नजूल की संपत्ति में इस तरीके से निर्माण हो रहा था, इसको तुरंत निर्माण को दुरुस्त किया है। उन जिन लोगों ने पटवारी का सिर फोड़ा है उनको राउंड अप करके थाना पहुँचाया गया और अतिक्रमण को प्रशासन द्वारा हटाया जा रहा है। गिरफ्तार मौजूद सर, जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा था वो लोग भी हटाने के दौरान अड़ गए, तो पुलिस ने उन्हें कड़ी मशक्कत के बाद वहाँ से हटाया है। हाँ, उनको भी थोड़ा सा मेहनत करके उनको उठाया गया है और उनको भी थाने पहुँचाया गया है, अनुसंधान किया जा रहा है। बात अस्पताल में हंगामे की। भरतपुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती युवक की मौत के बाद हंगामा खड़ा हो गया। युवक की मौत के बाद गुस्साए परिजनों ने अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगाकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। शव के पोस्टमार्टम के बाद परिजन बिजली घर चौराहे पर जाम लगाकर प्रदर्शन करने लगे। परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर कार्रवाई की मांग की। हंगामे के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने परिजनों को आश्वासन दिया। इसके बाद जाम को हटाया गया।